हेलो बच्चों, मैं अमृता मैम। आज मैं आपको प्रकाश एवं प्रकाशिक यंत्र पढ़ा रही हूँ। एक वीडियो मैंने बहुत पहले आपको प्रकाश का डाला हुआ था, वो आपका परावर्तन पर बेस्ड था, जो कि आप ऑलरेडी क्लास 7th में पढ़ चुके हो। ये पिछली कक्षा में यानी क्लास 7th में आपने क्या पढ़ा है, प्रकाश का गमन पथ यानी प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। उसमें परावर्तन के नियम, दर्पण जो होता है, चमकदार सतह जो होती है, जब प्रकाश उस पर पड़ता है तो वहाँ से टकराकर वापस लौटता है, तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं। उसके दो नियम होते हैं, एक होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं और आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दर्पणों से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं और उनके उपयोग के बारे में आप पढ़ चुके हो। इस अध्याय में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स हैं, प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के नियम और उसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्णक्रम पढ़ेंगे। लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस और संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब पढ़ेंगे। प्रकाशिक यंत्र, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी शॉर्ट में पढ़ेंगे। मानव नेत्र आप जानते हो, इसको बहुत अच्छे से आप लोग याद भी कर लीजिएगा और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए। मानव नेत्र की रचना पूरी और उसका चित्र और दृष्टि दोष एवं उनके निवारण का सामान्य परिचय और मानव नेत्र एवं कैमरे से उसकी तुलना। तो सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन का मतलब क्या है कि जब प्रकाश किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम जैसे पानी है, पारदर्शी होता है, आर पार देख सकते हो, कांच होती है आर पार देख सकते हो, तो हवा है आर पार देख सकते हो, तो इस तरह के माध्यम जो कि पारदर्शी हो। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम में, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल मार्ग से कुछ हट जाती है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब जैसे सीधे अगर वो जा रही है तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगी, मुड़ जाएगी, तो जो मुड़ना है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। तो प्रकाश का अपवर्तन के बारे में हमें ज्ञात है कि एक किसी समांगी पारदर्शी माध्यम, समांगी मतलब एक जैसा होना चाहिए, तो समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश का गमन पथ एक सरल रेखा होती है। आइए इसका पता लगाएं कि जब प्रकाश किरण एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश के गमन पथ पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए क्रियाकलाप है। ये क्रियाकलाप बच्चों आप लोग घर पे करके देखिएगा। वैसे अगर क्लास चल रही होती तो मैं आपको क्लास में करके दिखाती कि एक खाली कप ले लीजिए और उसमें एक सिक्का डाल दीजिए, ठीक है। सिक्का डाल दिया आपने और आप उस सिक्के को देखते हुए आप पीछे थोड़ा, उतना पीछे उसको टेबल पे रख दीजिए और उसमें आप पीछे की ओर हटते जाइए, तब तक हटिए जब तक कि आपको सिक्का दिखाई देना बंद ना कर दे, ठीक है ना। तब तक आप हट गए उतना पीछे कि आपको सिक्का दिखाई देना बंद कर दिया। अब आप अपने घर में किसी से, अपने भाई से, बहन से या कोई फ्रेंड हो तो उससे आप कहिए कि ग्लास में पानी डालें। ग्लास, आप अपनी जगह पे खड़े हो, ठीक है, आपको सिक्का दिखाई नहीं दे रहा है, पर जब आप उसमें ग्लास में पानी डालते हो तो थोड़ा पानी जैसे जैसे ऊपर आएगा वैसे वैसे आपको थोड़ी देर बाद आपको सिक्का वो दिखाई देने लगेगा। तो क्या सिक्का आपको ऊपर आ गया, पानी के ऊपर आ गया? नहीं, सिक्का तो नीचे पेंदी पर ही है। पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी क्या था, यहाँ पे केवल वायु थी तो प्रकाश आपका सीधे वायु में जा रहा था, पर अब क्या हो गया, पानी हो गया। तो जब प्रकाश जो है जल से वायु में आ रहा है, तो जब जल से वायु में आता है तो अपनी, पहले तो क्या था, एक सीधी रेखा में ऐसे चल रहा था, अभी क्या है देखिए, यहाँ से सीधी गया और जब यहाँ से होगा, जब बाहर निकलेगा तो वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, बैक साइड प्रोड्यूस करेंगे तो ये सिक्का थोड़ा सा हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। इसी तरह से आप दूसरा एग्जाम्पल कर सकते हो कि आप एक कांच का ग्लास ले लीजिए। कांच का ग्लास लेकर के आप क्या कीजिए, उसमें आधा ग्लास पानी भर लीजिए। जब आधा ग्लास आप पानी भरोगे और उसमें एक पेंसिल ऐसे टेढ़ी करके डाल दीजिए, तो आप देखोगे जहाँ तक पानी है, ठीक है ना, साइड से आप उसको देखिए, तो साइड से देखने पे क्या होगा, जहाँ तक पानी है वहाँ तक पेंसिल और उसके ऊपर की पेंसिल जो है वो आपको टूटी हुई दिखाई देगी, लगेगा कि पेंसिल टूट गई है। तो ये भी क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तीसरा एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, कांच का ग्लास ले लीजिए और उसमें एक सिक्का, 1 रुपये का सिक्का डाल दीजिए और आप ऊपर साइड से देखिए उसको, सिक्के को, तो आपको खूब मोटा सा सिक्का दिखाई देगा, यानी 5 रुपये का सिक्का जैसा दिखाई देगा। तो ये भी क्या है, अपवर्तन के कारण होता है। इसी तरह से कहीं पर अगर पानी भरा हुआ है, किसी जैसे झील है, नदी है या स्विमिंग पूल है, तो स्विमिंग पूल वगैरह में जब हम देखते हैं तो हमें लगता नहीं है कि उतना गहरा है, और जब आप उतरोगे तो ज़्यादा गहरा दिखाई देता है। तो मतलब आपको अपीयर कम होता है पर वास्तव में उसकी गहराई जो है वो ज़्यादा होती है। ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो अपवर्तन पर बेस्ड होते हैं। तो
कप में पर्याप्त मात्रा में पानी डालते हैं सिक्का दिखाई देने लगता है। अभी हमने आपको इसको क्लियर कर दिया कि क्यों ऐसा होता है। तो प्रकाश की किरण जब एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो वो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आपकी क्या हो गई, प्रकाश के अपवर्तन की हो गई। अब दोनों पारदर्शी माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ को हम आपतन बिंदु के लंबवत रेखा को आपतन बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये हो गया एक माध्यम हो गया, ये दूसरा माध्यम हो गया। ये लाल रेखा जो है ये हमारी क्या हो गई, वही अपवर्तक पृष्ठ हो गई। और जब इसमें अपवर्तक पृष्ठ पर हम अभिलंबवत लाइन ड्रॉ करते हैं, लंबवत लाइन खींचते हैं, तो ये लाइन हमारी क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। पारदर्शी माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ के एक तरफ आने वाली प्रकाश किरण, जो प्रकाश किरण हमारी आ रही है उसको आपतित किरण कहेंगे, और जो प्रकाश किरण हमारी वापस निकल रही है दूसरे माध्यम में उसको अपवर्तित कहेंगे, अपवर्तित किरण कहेंगे। अभी देखिए ये एकदम सीधी नहीं है, ये सीधी ऐसे आती, पर सीधे से थोड़ा सा ये हट करके है। हटने में दोनों कंडीशन देखिए ऊपर नीचे बनी हुई है। एक है ये अभिलंब से दूर हट रही है, एक है अभिलंब के पास आ रही है। तो कुछ भी हो सकता है, अभिलंब के दूर भी जा सकती है, अभिलंब से पास भी जा सकती है। ये डिपेंड करता है कि वो माध्यम हमारा कैसा है। तो एक किरण हो गई हमारी आपतित किरण, दूसरी हो गई अपवर्तित किरण, और तीसरा हो गया अभिलंब। तीन चीज़ें यहाँ पे हो गई। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना है ये आपतन कोण कहलाता है। इसे स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश में इंसिडेंट एंगल कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण ये आर कहलाता है। ये आपका अपवर्तन कोण कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। उसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते थे, बट यहाँ पे आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर नहीं होते हैं, ठीक है ना। आपका अपवर्तन कोण बड़ा भी हो सकता है, अपवर्तन कोण छोटा भी हो सकता है। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, तथा अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। तो अब है प्रयोग द्वारा हमने ये देखा कि जब प्रकाश किरण प्रकाशता सघन, दो तरह के माध्यम होते हैं। अब होता क्या है कि माध्यम अगर सघन है तो सघन माध्यम में प्रकाश किरण अभिलंब के पास रहती है, और विरल माध्यम में प्रकाश किरण अभिलंब से दूर होती है। तो यानी अगर सघन से विरल में जा रहा है तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगी, और विरल से सघन में जा रहा है तो अभिलंब के पास आ जाएगी। अब जैसे हमारे पास तीन माध्यम होते हैं जो हम लोग फिजिक्स में यूज़ करते हैं, एयर, वाटर एंड ग्लास, यानी वायु, जल और कांच। तो इसमें सबसे विरल माध्यम हमारा एयर होता है और सबसे सघन माध्यम ग्लास होता है। तो अगर एयर वाटर को लेंगे तो एयर विरल है, ये सघन हो गया। इन दोनों को लेंगे तो ये विरल है, ये सघन हो गया। और इन दोनों को लेंगे तो ये विरल है, ये सघन हो गया। यानी ग्लास जो है वो सबसे सघन है, एयर जो है वो सबसे विरल है। विरल सघन से मतलब क्या है कि ऐसा माध्यम जहाँ पर प्रकाश की चाल जो है वो ज़्यादा होती है वो विरल होता है, और जहाँ पर प्रकाश की चाल कम होती है वो सघन होता है। वायु में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है इसलिए विरल हो गया, वायु और कांच में प्रकाश की चाल कम होती है इसलिए ये सघन हो गया। अब उदाहरण इसके लिए हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हो और आप ऐसी जगह पे पहुँचे जहाँ भीड़ भाड़ है, तो आपकी साइकिल की स्पीड कम हो गई। भीड़ भाड़ का मतलब वो सघन एरिया हो गया, सघन एरिया में आपकी स्पीड कम हो गई। उसी प्रकार से प्रकाश की भी चाल जो है सघन माध्यम में कम हो जाती है, और जब जहाँ खाली जगह होती है वहाँ पे आपकी साइकिल की स्पीड ज़्यादा रहती है, यानी विरल एरिया में जो है आपकी स्पीड ज़्यादा है। उसी प्रकार से विरल एरिया में जो है वो प्रकाश की चाल भी वो ज़्यादा होती है। तो ये तो हमारा सघन और विरल से संबंध हो गया। अब आता है इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, जब कभी स्कूल खुलेगा बेटा बच्चों तब मैं ये एक्सपेरिमेंट आपको कराऊंगी। कांच के गुटके वाला कागज़ पे डालते हैं और यहाँ पे देखते हैं एक तरफ से अगर हमने एक प्रकाश किरण आ रही है तो दूसरी तरफ से जो प्रकाश किरण निकल रही है, तो आप देखोगे कि ये आपतित प्रकाश हो गई, अपवर्तित प्रकाश हो गई, निर्गत प्रकाश हो गई। दोनों जो है वो कुछ शिफ्टेड है। ये इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये शिफ्ट इसके पैरेलल होती है पर शिफ्ट हो जाती है। इससे जितना शिफ्ट हो रही है इसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्व विस्थापन कहते हैं। इसको आप प्रैक्टिकल जब करोगे तभी आपको ये क्लियर होगा। अब बच्चों ये अपवर्तन के नियम आपको, यदि प्रकाश किरण किस कांच के गुटके पर अभिलंबवत आपतित होती है, यानी लंबवत अगर आ रही है तो वो बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती है। अब अपवर्तन के नियम क्या है, दो नियम है। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपवर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, और किसी पारदर्शी माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की साइन यानी ज्या तथा अपवर्तन कोण के साइन यानी ज्या का अनुपात नियत होता है। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, लर्न करिएगा। तो यानी
स्नेल के नियम के अनुसार साइन आई यानी आपतन कोण का साइन बटे साइन आर यानी अपवर्तन कोण का साइन बराबर क्या होगा, एक नियतांक होगा। बेटा ये साइन और कॉस जो है आप मैथ्स में पढ़ोगे थोड़ा सा अभी ट्रिग्नोमेट्री में, तो अभी इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब जो अपवर्तनांक है, जो नियतांक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे संक्षेप में 1n2 या 2n1 से प्रदर्शित करते हैं। 1n2 यानी पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, 2n1 माने दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। n जो है वो क्या है, अपवर्तनांक के लिए यूज़ करते हैं। तो अक्षर n के पूर्व लग्न में पहले माध्यम का प्रतीक रूप में और अनुलग्न के रूप में, पूर्व लग्न यानी पहले आने वाला लिखने वाला, अनुलग्न यानी बाद में लिखने वाला, दूसरे माध्यम का प्रतीक रूप में चुनते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम ANG लिख रहे हैं तो A फॉर एयर, G फॉर ग्लास, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और अगर GNA लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, ANG तो हो गया हमारा, ANG हो गया वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, GNA क्या होगा, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। इसी तरह ANW क्या होगा, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, WNA क्या होगा, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। तो ये परिभाषा आपकी किसकी है, अपवर्तनांक की परिभाषा है। तो अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, माध्यम का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। और यदि प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, C होती है, माध्यम प्रकाश की चाल V, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना हो जाएगा आपका, C/V लिख सकते हैं। तो अपवर्तनांक एक अनुपात है, इसलिए इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। अब ये एक रीज़न है, देखिए अपवर्तन पर संबंधित कुछ घटनाएं मैंने भी आपको बताया था, पानी में पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, इसको बच्चों आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया था, ठीक है। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे से कारण स्पष्ट कर लीजिएगा। अपवर्तन के कारण होता है। अभी ये वाला भी उदाहरण मैंने आपको बताया था, तालाब की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है, मतलब जितना गहरा है उससे कम प्रतीत होगा। तारों का टिमटिमाना भी जो होता है वो भी आपका क्या है, अपवर्तन के कारण होता है कि तारों की चमक रात्रि में घटती बढ़ती रहती है, इसे हम लोग तारों का टिमटिमाना कहते हैं। इसका कारण वायुमंडल में उपस्थित वायु के अपवर्तनांक में आकस्मिक परिवर्तन होना है। तो इसको भी बच्चों आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब आता है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म आपने देखा है कभी, नहीं देखा होगा, ट्रायंगुलर होता है। अब इसको बहुत शॉर्ट में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें भी प्रकाश का अपवर्तन ही होता है। जब पहले क्या होता है, वायु से वो कांच में जाती है, फिर कांच से वायु में जाती है, तो 2 बार अपवर्तन होता है। 2 बार अपवर्तन होने से क्या होता है कि अगर हम इसमें से कोई श्वेत प्रकाश गुजारें, यानी सूर्य का प्रकाश हमारा श्वेत होता है, तो अगर हम श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जैसे यहाँ पे इधर आप देख सकते हो, यहाँ पे एक श्वेत प्रकाश हम इस पर डाल रहे हैं, तो ये 7 कलर में डिवाइड हो रहा है। वो इंद्रधनुष का कलर आप जानते हो ना, विव ग्योर होता है, VIBGYOR। B फॉर वॉयलेट यानी बैगनी, I फॉर इंडिगो यानी नीला, B फॉर ब्लू यानी आसमानी, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो यानी और पीला, O फॉर ऑरेंज यानी नारंगी, R फॉर रेड यानी लाल। तो इस तरह से देखिए, तो जब सफ़ेद रंग जो है, श्वेत प्रकाश जो है, वो 7 रंगों में जो विभक्त हो रहा है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, विक्षेपण मतलब बटना, वर्ण मतलब रंगों में बटना। तो प्रकाश जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वो 7 रंग कौन से होते हैं, विबग्योर मैंने भी आपको बता दिया इन शॉर्ट, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना जो है वो वर्ण विक्षेपण कहलाता है। पर्दे पर प्राप्त 7 रंगों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब बच्चों आता है लेंस। लेंस भी आपने देखा होगा, अक्सर हैंड लेंस आपने देखा है घरों में अपने, या फिर आप जो बच्चे चश्मा लगाते हैं उसमें चश्मे में, आपके घरों में भी बहुत लोग चश्मा लगाते होंगे, तो चश्मे में भी लेंस लगे होते हैं। तो लेंस के द्वारा देखिए, तो आप जिसका चश्मा होता है उसी को दिखाई देता है। आप सोचो कि आप देख लोगे तो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ पावर होती है। तो लेंस के पावर की वजह से आप उसको नहीं देख सकते हो। तो वो कर्व सरफेस होते हैं, हाँ, अगर उसको हाथ से छुओगे तो या तो बीच में मोटा किनारों पे पतला, या बीच में पतला किनारों पे मोटा होता है। तो लेंस जो होता है
वो आपने देखा होगा कि घड़ी साज घड़ी के पुर्जों को देखने के लिए एक युक्ति का प्रयोग करता है। ये युक्ति लेंस होती है। लेंस का उपयोग कैमरा, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, प्रोजेक्टर आदि में किया जाता है। लेंस क्या होता है? लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्रतल यानी मुड़े हुए तलों से या एक वक्रतल और एक समतल से मिलकर बना होता है। आप इसको टच करोगे तो बीच में मोटा, किनारों पे पतला होगा, या बीच में पतला, किनारों पर मोटा होगा। तो दो तरह के लेंस होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस। उत्तल मतलब उठा हुआ, अवतल यानी धंसा हुआ। चित्र में भी आप देख के समझ सकते हो। बीच में मोटा, किनारों पे पतला है तो वो उत्तल लेंस है। बीच में पतला, किनारों पर मोटा है तो वो अवतल लेंस है। अब उत्तल अवतल मैंने अभी बता दिया। उत्तल लेंस में क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण समांतर आती है तो वो एक बिंदु की ओर केंद्रित होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि ये किरणों को अभिसारित कर देता है। और दूसरा है अवतल लेंस, यानी ऐसा लेंस जो कि किरणों को फैला देता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। तो अब यहाँ पे आपका क्या होता है? लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे पहला है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? जैसे ये लेंस है तो वो किसी ना किसी गोले के भाग हैं, इसको गोला पूरा किया हमने तो गोले का कुछ ना कुछ केंद्र होगा, तो जो केंद्र होते हैं वही उसके वक्रता केंद्र होते हैं। तो C1 C2 C1 तथा C2 लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र हैं। लेंस का प्रत्येक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या जो है लेंस की वक्रता त्रिज्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी? लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। लेंस में दो वक्रता केंद्र और दो वक्रता त्रिज्याएं होती हैं। मुख्य अक्ष क्या है? दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो हमारी क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? कि लेंस का मध्य बिंदु होता है जहाँ से होकर जाने वाली प्रकाश किरण जो है सीधे निकल जाती है, वो क्या कहलाती है? प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। और मुख्य फोकस क्या है? आपने देखा कि समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु से होकर जा रही हैं, या समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात लगता है कि एक बिंदु से होकर आती हैं। तो जो ये बिंदु है हमारे, ये क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आने वाली या आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें लेंस से निकलने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है बच्चों। और फोकस दूरी क्या होती है? फोकस से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी कहलाती है। अब प्रतिबिंब बनने के नियम होते हैं कुछ। क्या होते हैं? कि पहला नियम है कि जो प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी वो सीधे निकल जाएगी। दूसरा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से होकर जाएगी या फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। और तीसरा है अगर फोकस से होकर आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, या फोकस की ओर आ रही है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना और अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो अलग अलग स्थितियों में हम उसको रख सकते हैं। कहाँ कहाँ पे रखेंगे? 2F के पीछे, 2F पर, 2F और F के बीच, F पर और F और O के बीच। तो अब आप देखिए सबसे पहले इन्होंने कहाँ रखा है? F और O के बीच रखा है। तो पहली किरण को हम मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं और फिर फोकस से जाती है तो इसको पीछे बढ़ाएंगे, और दूसरी किरण को A को हम लोग O से मिलाते हुए बढ़ाते हैं। जब हम दोनों किरणें काटती हैं वो बिंदु क्या होता है? उसका प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में आपको वस्तु से, ये वस्तु है AB और A' B' प्रतिबिंब है, तो वस्तु से बड़ा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। दूसरी स्थिति में देखिए जब फोकस पे रखा है इन्होंने तो क्या हो रहा है? कहीं पे कट नहीं कर रही हैं दोनों किरणें, तो यानी अनंत पे प्रतिबिंब बन रहा है। तीसरी किरण अगर 2F और F के बीच में है तो क्या बन रहा है? लेंस के दूसरी ओर बन रहा है, उल्टा, आभासी तथा वस्तु से बड़ा बन रहा है। जब 2F पर हमने वस्तु को रखा तो प्रतिबिंब 2F पर ही बन रहा है और वस्तु के बराबर बन रहा है, और सीधा, उल्टा और वास्तविक बन रहा है। और 2F के पीछे अगर हम रख रहे हैं वस्तु को तो क्या होता है? वस्तु का प्रतिबिंब F और 2F के बीच बनता है और वस्तु से छोटा और वास्तविक बनता है। अवतल लेंस में केवल एक ही स्थिति होती है कि अगर कहीं पर भी आप वस्तु को रखोगे तो प्रतिबिंब हमेशा F और O के बीच आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा ही बनेगा हमेशा। ठीक है ना? इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों प्रकाशिक यंत्र में आपका सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, इन शॉर्ट हम इसको बता देते हैं। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? जो छोटी वस्तुओं को बड़ा करके हम लोग देखते हैं, आप लैब में भी इसको यूज़ करते हैं। एक सरल सूक्ष्मदर्शी यानी हैंड लेंस होता है, और एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी जो हम लोग बायोलॉजिकल चीज़ों को देखने के लिए यूज़ करते हैं। दोनों में ही उत्तल लेंसों का प्रयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में केवल एक लेंस होता है, जबकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंसों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा होता है खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी यानी
जो दूरबीन कहलाती है, कि दूर की चीज़ों को पास करके देखने के काम में आता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ही इसको बोलते हैं, कि जो बहुत दूर आपके जितने भी ग्रह नक्षत्र तारे वगैरह होते हैं उनको देखने के लिए, जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं उसको हम लोग देखने के लिए, उसको पास में देखने के लिए हम लोग खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसको बच्चों अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको मानव नेत्र और दृष्टि दोष संबंधी चीज़ें बताने जा रही हूँ। ओके बच्चों, बाय।